आज हमारे चैनल वी सपोर्ट पुष्पेंद्र के ऊपर देश के जाने माने वकील, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले जनाब विष्णु शंकर जैन साहब, वो आजकल खबरों में है, चर्चा में है और एक ऐसे विषय पे चर्चा में है जो बहुत आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। पूरा देश उसको जानता है। राम जन्मभूमि के बाद में मथुरा के अंदर श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह मस्जिद के बीच में जो विवाद है, और एक तीसरा विवाद इस देश में है काशी का। आप सब जानते हैं अयोध्या का मसला सुलझ चुका है और मथुरा के अंदर कृष्ण जन्मभूमि या जन्मस्थान और ईदगाह के बारे में हमारे युवा साथी एडवोकेट विष्णु शंकर जैन साहब ने पिछले दिनों इस मामले को लोकल अदालत में उठाया और उसके बाद कोर्ट ने शायद उस पर सुनवाई करने से मना कर दिया। लेकिन विष्णु शंकर युवा हैं, जितना जोश है उतना ही ज्यादा इनका गहरा अध्ययन है, विषय की पूरी परख है और तथ्यों के साथ एक बार फिर दोबारा जब वो कोर्ट गए तो उनका ये मुकदमा डिस्ट्रिक्ट जज साधना रानी ठाकुर के अदालत में स्वीकार कर लिया गया और इसके ऊपर 28 नवंबर की डेट दी गई है। मैंने आज उनको दावत दी है कि वो आएं और ये बताएं कि ये जो कृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद का मामला है, इसके बारे में कहा जाता है कि 1968 में जो ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट के ऊपर कोई एक बॉडी थी, उस बॉडी ने इसके ऊपर कोई समझौता कर लिया और तब से ये समझौता लागू है। लेकिन जैन साहब का कहना है कि ये ट्रस्ट जो कि ओरिजिनल बॉडी है उसके साथ नहीं हुआ है, कोई फ्रूडेंट टाइप की कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी कृष्ण जन्मस्थान करके, उसने ये समझौता किया, लिहाजा इसको निरस्त किया जाए। लेकिन आज की बातचीत में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो देश को मैं समझता हूं कि ज्यादा समझने और जानने की जरूरत है, कि 1991 में एक समझौता 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने के माध्यम से एक एक्ट बना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और उसमें कुछ इस तरीके का कहा गया कि जो 1991 से पहले तक जिस तरीके के जो भी हमारे देश में मंदिर थे या मस्जिद थे या तोड़ के बनाए गए थे, उनकी यथास्थिति रखी जाए। इसको भी विष्णु जी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। और 1995 के अंदर किस तरीके से वक्फ बोर्ड बना और वो पूरी का पूरा एक लंबी उसकी कहानी है। इन दो मुद्दों को बीच में रख के आज की हम बातचीत करेंगे। मेरा पहला सवाल तो यह है कि देश ये जानना चाहता है कि पहले ये क्यों आपकी अर्जी खारिज की गई और अब ये क्यों इसके ऊपर सुनवाई हो रही है, और आपके पास क्या वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, तथ्य हैं कि आप 1968 के फॉर्मूले को एक तरीके से प्रूडेंट मानते हैं, गलत मानते हैं, इलीगल मानते हैं। विरोधियों के तर्कों का आपके पास क्या जवाब है, मैं ये जानना चाहता हूं। धर्म संस्थापना के देवता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा नमन, और आज मैं आप सबको नमस्कार करता हूं और माननीय पुष्पेंद्र कुलशेष जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे मंच दिया जहां पे मैं अपनी बात रख सकूं और अपने सारी बातें, अपने सारे तर्क, अपने सारे फैक्ट्स आपके सामने रख सकूं। अब माननीय पुष्पेंद्र जी ने मुझसे एक सवाल पूछा कि ऐसा क्या फैक्ट है जिसकी वजह से मेरी इनिशियली प्ली डिसमिस हुई थी सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने, और उसके बाद मैंने ऐसे क्या तर्क रखे जो मेरी प्ली एक्सेप्ट हुई डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, साधना रानी ठाकुर से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हमने ये मुकदमा दायर किया, सिविल सूट हमने दायर किया मथुरा की निचली अदालत में, तो उत्तर प्रदेश में एक व्यवस्था है कि अगर आप कोई भी सिविल सूट दायर करते हैं तो वो सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ ही जाती है। और क्योंकि ये दो समुदायों के विषय में, दो समुदायों के बीच का मामला है, उनके बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, इसलिए लिहाजा इसकी जो ज्यूडिक्शन है वो सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा के यहाँ ही बनती, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है किसी तरह से। इसलिए इस मामले में आप दीवानी दावा ही दायर कर सकते थे, और इसीलिए लॉ के हिसाब से हमने सीपीसी के हिसाब से दीवानी दावा मथुरा की सिविल अदालत में दायर किया।
अब जब आपने सिविल सूट हम दायर करते हैं तो एक सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल है कि जब आप सिविल सूट फाइल करते हैं तो उसको पहले दिन तीन बातों पे परखा जाता है। सबसे पहले, क्या आपने सिविल सूट में अप्रोप्रिएट कोर्ट फीस दी है कि नहीं। जो कोर्ट फीस हर सिविल सूट की वैल्यूएशन के हिसाब से तय होती है, वो कोर्ट फीस शेड्यूल में दी हुई है, वो हमने उसमें पे कर रखी थी। इसके बाद, क्या वो सूट आपने विद इन द जुडिक्शन फाइल किया है कि नहीं। मतलब अगर कोई मामला मथुरा से संबंधित है तो ऐसा तो नहीं वो आपने आगरा में फाइल कर दिया है, तो वो कोर्ट देखती है कि क्या उसको जुडिक्शन है कि जो आपने रिलीफ मांगी है वो ऑर्डर पास कर सकती है कि नहीं। और तीसरा, क्या वो कॉज ऑफ एक्शन आपका है कि नहीं, कि जो आप बात कह रहे हैं क्या उसके लिए आपके पास पर्याप्त तथ्य हैं कि नहीं कि आपको कोई हानि हुई है। ये तीन मुख्य बातें सिविल सूट में फाइलिंग के दिन प्रथम दृष्टया पहली बहस में देखी जाती। अब आप जान के हैरान हो जाएंगे, और मैं यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष पे या न्यायालय पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, पर फेयर क्रिटिसिज्म लॉ में हमारा राइट है, और वही बात मैं आपको सामने रखने आया हूं। जब हमने ये सिविल सूट दायर किया तो उस दिन हमें कहा गया कि ठीक है, हम इसको देखेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट डेट देंगे जब आप आके इसमें अपनी बहस रखिएगा। उस दिन कोई सुनवाई हुई, पर उस दिन उसमें कोई डिटेल्ड ऑर्डर पास नहीं हुआ। जनरली आप सिविल सूट जब दायर करते हैं, किसी भी आप वकील से अक्रॉस द कंट्री पूछ लीजिए, तो सिविल सूट एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस रजिस्टर होता है, और उसके बाद उसमें आगे इश्यूज फ्रेम होते हैं, अदर साइड को नोटिस समन्स जारी किए जाते हैं, वो आके अपना जवाब रखते हैं, वगैरह वगैरह। इस केस में जब हमने सिविल सूट दायर किया, क्योंकि मीडिया के द्वारा हाइप्ड मैटर था, तो उसको उस समय कोई ऑर्डर पास नहीं किया गया। उसके बाद एक ऑर्डर पास किया गया जिसमें यह लिखा गया कि आप सब लोग, और ये मैं कोर्ट का ऑर्डर बता रहा हूं, सिविल जज सीनियर डिवीजन महोदय का, कि आप सब लोग बाहरी हैं, जितने इस केस में जिन्होंने केस फाइल किया है ये मथुरा के रहने वाले नहीं हैं, तो आप कृपया करके आके एक्सप्लेन करें कि आपको ये दावा दायर करने का हक कैसे। अब जब हम लोग ने ये ऑर्डर सुना और पढ़ा तो हम लोग शॉक्ड हो गए, क्योंकि लॉ में प्रोविजन ये है कि कोई भी आदमी केस कहीं भी इंडिया की कोर्ट में दायर कर देता है, वो कहीं का भी हो ये मायने नहीं रखता है, वो कहीं का भी हो ये मायने नहीं रखता है, प्रॉपर्टी जहां पे है वहां पे केस दायर होना चाहिए ये मायने रखता है। अगर मथुरा की प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, मैं मथुरा में केस दायर करूं ये इंपॉर्टेंट है, ना कि मैं दिल्ली से हूं ये इंपॉर्टेंट है। तो हम कोर्ट में गए, हमने इसमें डिटेल्ड रिटन सबमिशन फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट्स दिखाए, ये बताते हुए कि इस केस में स्थिति ये है और इशू ये है कि जो कॉम्प्रोमाइज है 12 अक्टूबर 1968 का, वो फ्रॉड से ऑब्टेन किया गया है, वो गलत है। उसकी डिटेल अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे गलत है, और इसीलिए हमने ये रिलीफ मांगी, हमने कोर्ट फीस दे रखी, हमारा जुडिक्शन है, और ट्रस्ट डीड में भी सारे लोग बाहरी थे, जो सोसाइटी थी उसमें सारे लोग बाहरी हैं, और भगवान जो है वो सबके हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई आदमी दिल्ली में रहता है तो वो अपने भगवान के लिए केस दायर करने मथुरा में क्यों आ। ये सारी बातें हुई। उसके बाद 30 सितंबर को, जिस दिन राम जन्मभूमि के क्रिमिनल ट्रायल का फैसला था, उसी दिन इस मामले को लगाया गया और एक ऑर्डर पास किया गया। और आप ऑर्डर जान के शॉक हो जाएंगे, ऑर्डर में यह लिखा गया कि भक्त को केस फाइल करने का अधिकार नहीं है। अगर किसी भगवान की, सपोज करिए फॉर एग्जांपल रामेश्वरम की संपत्ति अगर गलत तरीके से वहां ट्रस्ट ने किसी को दे दी है, तो लॉ ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का जजमेंट ये कहता है कि आपको हक है कि आप उसको चैलेंज करें और उसको उस सिविल अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ सिविल जज ने ये कहा कि यू डू नॉट हैव द राइट टू सू, आपको केस दायर करने का हक नहीं है। और जो हमने भगवान को इसमें पार्टी बनाया था, श्री कृष्ण विराजमान, उनको भी कहा आपको भी हक नहीं। ये दोनों फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की विरुद्ध थी, और इसमें मीडिया ने गलत तरीके से, मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर मैं आपके सामने बहुत स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूं कि कुछ लोग जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, अपने एजेंडा हैं, उन्होंने एक खबर चला दी बिना कोर्ट का ऑर्डर देखे। आप इस बात को नोट करिए, बिना कोर्ट का ऑर्डर देखे खबर चला दी कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वजह से डिसमिस हो गया। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में नहीं लिखा है कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से खारिज कर रहे हैं। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में 2 बातें कही कि इनको राइट टू सू नहीं है, और अगर हमने इनको केस दायर करने की अनुमति दी केस दायर करने की, तो सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। अब इस बात को हमने जिला जज महोदय के सामने चैलेंज किया फर्स्ट अपील में, ये कहा कि केस दायर करने से कभी सामाजिक व्यवस्था चरमराती नहीं है, केस दायर करने से समाज को आवाज मिलती है। एक संवैधानिक सेटअप में
हम लोग सीए और एनआरसी की तरह सड़कों पे नहीं उतरे हैं, मीडिया की ओवी और बसेस नहीं चलाई हैं। हम अपना संवैधानिक अधिकार अडॉप्ट करके कोर्ट में आए हैं और अपनी बात कोर्ट में कह रहे हैं। तो कोर्ट में आने से कैसे कोई संवैधानिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाएगी, और कोर्ट में आने से कैसे जुडिशियल व्यवस्था चरमरा जाएगी। अब देखिए आप, ये मैं आपको इसीलिए मैं लाया भी हूं, ये चाहें तो आप इसको देख सकते हैं, ये बुक है 2019 15 स्केल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है राम जन्मभूमि के केस में, जो 5 जजेस ने दिया है। और ये पैरा 344, मैं शायद यहाँ पे क्लैरिटी आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं पता, पर पैरा 344 आप नोट कर लें। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर भगवान की संपत्ति के साथ गलत तरीके से उसका एलिनिएशन हुआ है, अगर ट्रस्ट ने उसको गलत तरीके से या किसी भी व्यक्ति ने भगवान की संपत्ति किसी को दे दी है, तो भगवान को राइट है कोर्ट में आने का, डेटी को राइट है कोर्ट में आने का, वर्शिपर को राइट है कोर्ट में आने का। फॉर एग्जाम्पल, आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट बना हुआ है जैसा हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। अब राम जन्मभूमि ट्रस्ट चाहे कि उस ट्रस्ट की एक भी इंच को किसी को दे दे तो उनका हक नहीं है, और वो हम और श्री रामलला विराजमान खुद नेक्स्ट फ्रेंड के द्वारा कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने कहा है। इसीलिए इस लॉ को दिखाते हुए हमने जिला जज के सामने अपील की और हमने कहा कि हमारे साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है, जहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इन इशू नहीं है, जहां उसकी कोई बात नहीं है, और जहां पे फाइंडिंग कोर्ट की लीगल से ज्यादा डिफरेंट फाइंडिंग है, ये कहते हुए कि आप अगर कोर्ट में केस दायर करेंगे तो सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो जिसमें जिला जज महोदय ने हमारी अपील स्वीकार की। ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ, इन चारों को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई 18 नवंबर को है। मूलतः बेसिकली हमारा केस क्या है, ये केस हमने क्यों दायर किया है? ये केस दायर करने का इंटेंशन ये नहीं है कि हम सामाजिक व्यवस्था को हिलाएं, ये केस दायर करने का ये इंटेंशन नहीं है कि हम समाज में विद्वेष या कोई बुरी भावना पैदा करें। ये केस दायर करने का इंटेंशन ये है कि जो मैं आपको फैक्ट्स बताने जा रहा हूं, अगर आप उस फैक्ट्स को ध्यान से अध्ययन करेंगे तो आपके ज्ञान में आएगा, आपकी नॉलेज में आएगा कि ये सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी भगवान कृष्ण के साथ कुछ लोगों ने की है। अब कुछ बिंदु आपको सामने बताता हूं बहुत शॉर्ट में, और वो ऐसे हैं कि ये जो पूरी संपत्ति थी 13.37 एकड़ लैंड है, जो आज से नहीं हजारों सालों से हिंदू विश्वास करते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म यहीं हुआ, वो यहीं पे अवतरित हुए। कंस का कारागार भी आज भी वहीं पे है, और जब इसकी आगे चल के आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा खुदाई होगी तो वो सारी चीजें मिलेंगी। ये हमारा और सारे हिंदू समाज का ये विश्वास है, फेथ है। अब 1669 में, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, मैंने अपने सूट में इसको लगाई भी है। 1669 में औरंगजेब को ये मंदिर बहुत आंखों में खलती थी, जो राजा वीर सिंह बुंडेला ने 1618 में मंदिर बनवाई थी 33 लाख रुपए की कॉस्ट से। ये ऑन रिकॉर्ड है। जितनी बातें मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूं, कोई बात किसी किताब से पढ़ी हुई नहीं बोल रहा हूं, ये सारी बातें लीगल हिस्ट्री है इस केस की, जो पहले के एफिडेविट्स, जो पहले के हलफनामे, जो पहले के लीगल रिकॉर्ड्स हैं, 10 राउंड ऑफ लिटिगेशन हुआ इस केस में, वहां से बता रहा हूं। 1618 में राजा वीर सिंह बुंदेला ने इस मंदिर को 33 लाख रुपए की कॉस्ट से बनवाया था। उसके पहले भी इस मंदिर को काफी बार गजनवी गौरी द्वारा तोड़ा जा चुका है, लूटा जा चुका है। अंत में 1618 में राजा वीर सिंह बुंदेला ने इसको 33 लाख की कॉस्ट से बनवाया था, उस जमाने की 33 लाख। और ये भव्य मंदिर था जिसकी चमक आगरा से भी दिखती थी। और जब औरंगजेब के अंडर आगरा और मथुरा आया तो उसको ये मंदिर आंखों में उसकी चमक बहुत अखड़ती थी, और उसने एक फरमान जारी किया, और वो फरमान महान हिस्टोरियन जदुनाथ सरकार ने पर्शियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, वो मैंने अपने सूट में लगाया है। और उस फरमान में क्या कहा है? जाओ जाके मथुरा की उस मंदिर को तोड़ो। मथुरा काशी दोनों के लिए लिखा है, वो सेम फरमान से तोड़ा गया है। एक ही फरमान में दोनों मंदिरों के ऑर्डर हैं, मथुरा और काशी के। जाओ जाके और जो मथुरा के लिए लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं, जाओ जाके मथुरा की मंदिर को तोड़ो और उसकी मूर्तियां आगरा की जहनारा मस्जिद में रख दो, सीढ़ियों के नीचे दबा के, कि जब वो नमाज पढ़ने जाए तो उसको कुचलते हुए जाएं। ये बात मैंने नहीं कही है, ये औरंगजेब ने अपने फरमान में कही है। जदुनाथ सरकार ने इसको
पर्शियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है और फरमान की ओरिजिनल कॉपी आज भी बीकानेर के म्यूजियम में है। इसके बाद 5 अप्रैल 1770 में मराठा है, मराठाओं ने उस जगह को जीता बैटल ऑफ गोवर्धन में। पूरी संपत्ति मथुरा की नजूल लैंड या मराठा सरकार की, मराठा हुकूमत की घोषित कर दी गई। 1803 में ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स की हुकूमत होगी ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि ये जगह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। 1815 में राजा पटनीमल जो बनारस के हैं, जो भी बाहरी हैं, राजा पटनीमल ने ये संपत्ति 1815 में ब्रिटिश सरकार से पब्लिक ऑक्शन में बकायदा पैसा देके खरीदी 1815 में। और उसके बाद उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो उसमें भव्य मंदिर बना सके। उनके लीगल हेयर्स, उनके जो पौत्र हैं राय किशन दास, उन्होंने इसको 8 फरवरी 1944 को बेच दिया। किसको बेच दिया? पंडित मदन मोहन मालवीय जी को बेच दिया कि आप इसमें भव्य मंदिर बनाएं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम यहाँ पे मंदिर बना सकें। तो पंडित मदन मोहन मालवीय उस समय इस देश के सर्वमान्य लीडर थे और उनको दिया गया कि आप इसका जीर्णोद्धार करें और यहाँ पे एक भव्य मंदिर बनाया जाए। 8 फरवरी 1944 में पंडित जी का निधन हो गया 1946 में। और 1951 में 21 फरवरी 1951, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 21 फरवरी 1951 को एक ट्रस्ट बना और उस ट्रस्ट का नाम क्या था? श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। और उस ट्रस्ट की ट्रस्ट डीड में लिखा हुआ है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सपनों को पूरा करने के लिए, हिंदू जनता की सपनों को पूरा करने के लिए, और लोगों को ये विश्वास है कि भगवान का जन्म यही हुआ, यही स्थान है जहां भगवान अवतरित हुए, यही वो कारागार है जहां भगवान अवतरित हुए, इसलिए यहाँ पे हम भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे और लोगों से लोहा लेंगे, लोगों से चंदा लेंगे 13.37 एकड़ लैंड का। अब आप इस चीज को समझिए। और 8 फरवरी 1944 की जो मैंने सेल डीड आपको बताई, ये सेल डीड का पैसा 13,400 रुपए जुगल किशोर बिरला जी ने दिया था राजा पटनीमल के हेयर्स को, क्योंकि उस समय उनके पास कुछ कर्जा था 13,400 रुपए। तो इसीलिए वही कीमत डिसाइड की गई कि उन्होंने कहा हमें इसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, पर हमारे पर कुछ कर्जा है तो उसको चुकाने के लिए हमें 13,400 रुपए चाहिए, जो जुगल किशोर बिरला जी ने दिया। उसके बाद ये संपत्ति पूरी ट्रस्ट में विहीन हो गई, ट्रस्ट में वेस्ट कर गई। अब इसके बीच में 10 राउंड ऑफ लिटिगेशन हुए। 1875 में 6 सूट फाइल हुए मुस्लिम द्वारा, जो वो हार गए। 1920 में 1920 में, अब ये देखिए ये आज का केस नहीं है और इसीलिए मैं ये लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। 1920 में इस मामले को लेके केस दायर हुआ मथुरा की दीवानी अदालत में मुसलमानों द्वारा कि यहाँ पे हिंदुओं ने हमारी प्रॉपर्टी जो है वो ले ली है, ये संपत्ति हमारी, जिसमें वो हार गए। फर्स्ट अपील में हार गए, हाई कोर्ट से हार गए 1935 तक। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल बात, जब ये सेल डीड हुई 8 फरवरी 1944 को, उसके बाद उन्होंने एक सूट दायर किया कि ये सेल डीड गलत है, इसको रिजेक्ट किया जाए। 1946 में सूट दायर किया और 1953 में वो हार गए। कोर्ट ने कहा नहीं, ये राजा पटनीमल की स्वामित्व की संपत्ति है, उन्हीं के लीगल हेयर्स की संपत्ति है और इसीलिए ये जो सेल डीड हुई है वैलिड है। और वो वहां पे हार गया। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं की, मामला वहीं पे फाइनल हो गया। अब ये पूरा डिस्प्यूट कहां से अराइज हुआ? डिस्प्यूट यहां से अराइज हुआ जब ये ट्रस्ट बन गया तो उस समय की पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से इस ट्रस्ट को ओवर पावर कर लिया कांग्रेस के कुछ बड़े दिग्गज नेताओं ने, जिनका नाम अभी मैं आपके सामने आज खुलासा करूंगा, माननीय पुष्पेन जी के सामने, उनके सानिध्य में आज ये खुलासा। जरूर करिए जी। तो 1964 में, जैसे आपको मैंने बताया 1951 में ट्रस्ट बना, 1958 में ये ट्रस्ट वर्चुअली डिफंक्ट हो गया और वो ज्यादा काम नहीं कर रहा था। और उसी समय एक सोसाइटी का जन्म हुआ और उस सोसाइटी का नाम था श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ। दो बातें प्लीज इसको मार्क करिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ, दो अलग अलग है। जो प्रॉपर्टी जिनको दी गई वो थी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट
और ये डिफंक्ट हो गई 1958 में, और एक सोसाइटी बन गई जिसका नाम है श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ। अब सेवा संघ ने एक दावा दायर किया 1964 में, और ये कहा कि हमारे 13.37 एकड़ में कुछ घोसी समाज, मुस्लिम घोसी समाज के लोग घुस आए हैं, कब्जा कर रहे हैं, इलीगल ऑक्यूपेशन इनका, इन्होंने इंक्रोचमेंट कर लिया है, इसलिए इनको हटाया जाए। और 12 अक्टूबर 1968 को उन्होंने ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह से एक समझौता किया, और उन्होंने कहा कि जितनी प्रॉपर्टी आपने इंक्रोच कर ली है उसके लिए हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हमें उस पर कोई क्लेम नहीं है। और यही बात ओवैसी और जितने लीडर से कह रहे हैं कि इस मामले में तो कॉम्प्रोमाइज ऑलरेडी हो चुका है, ये तो मामला खत्म हो गया, ऑलरेडी सेटल हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया है। पर ये देखिए आप, आज मैं वो कॉम्प्रोमाइज डिक्री दिखा रहा हूं आपको, जिस कॉम्प्रोमाइज के आधार पे कोर्ट ने डिक्री पास की 1973 में। इसको जरा देखिए, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इसमें क्या लिखा है, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ मथुरा ऑल्सो नोन एज, देखिए कैसे कोर्ट को गुमराह किया गया और कैसे फ्रॉड हुआ है हिंदू समाज के साथ, और आज हम वो बातें कह रहे हैं तो हमें कम्युनल बोला जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ मथुरा ऑल्सो नोन एज, ये 3 वर्ड बहुत मार्क करिए, ऑल्सो नोन एज श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट मथुरा। यस, मतलब ये मुकदमा दायर किया था श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ मथुरा ने, और अपने जब मुकदमा दायर किया तो लिखा कि हम ही ट्रस्ट हैं, हमें ही ट्रस्ट माना जाता है। और इन्होंने समझौता किया ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह से, ना संपत्ति इनकी, ना स्वामित्व इनका, ना इनके पास प्रॉपर्टी के कोई पेपर, तो इनको समझौता करने का हक नहीं था। और लॉ में एक बहुत सेटल्ड प्रिंसिपल है, फ्रॉड अनरेवल्स एवरीथिंग। अगर कोई चीज आपने फ्रॉड से ऑब्टेन की है तो वो इट गोज टू द रूट ऑफ द मैटर, और वो आप कभी भी चैलेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए सवाल पूछा, जब भी आपकी नॉलेज में आप चैलेंज कर सकते हैं। और ये बात हमारी नॉलेज में जनवरी में आई, और विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, 3 साल की लिमिटेशन पीरियड होती है, उसके अंदर हमने सूट दायर कर दिया। और ये समाज का कोई भी आदमी कर सकता है, ये सिर्फ विष्णु जैन का वो नहीं है, जिसने रिसर्च की, जिसको पता चला, जिसकी नॉलेज में आया, जिसने भगवान के साथ गद्दारी की है, गलत किया है, तो वो दावा दायर कर सकता है।